everyone, this is me, Amir Jas, clinical psychologist. I hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि एक बीमारी है। लोगों के जहन में इस बीमारी को लेकर बहुत से सवालात हैं, हम उन सवालात का जवाब देंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्चुअली 5 बीमारियों को मिलाकर एक बीमारी का नाम रखा गया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दरअसल बच्चों की बीमारी है और इसमें कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑटिज़म है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ये एक बच्चों की बीमारी है जो कि कम्युनिकेशन का मसला है। अब जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बच्चे बड़ों से या अपने साथ वालों से बात नहीं कर पाते, उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जैसा कि एक नॉर्मल बच्चा करता है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसा कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ, दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जेस्चर्स आ जाते हैं, आई कांटेक्ट आ जाता है। जिस तरह के हम समझाने के लिए अपने हैंड मूवमेंट करते हैं, तो वो बच्चे उस तरह से अपने जेस्चर्स या आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ या किसी भी अपने एज के बच्चे के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन बच्चों में डेफिशिएंट होती हैं। जैसा कि बच्चा खेल रहा है और उसके पेरेंट ने उसको उसके नाम से बुलाया है, तो वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो कि एक नॉर्मल बच्चा अपने पेरेंट्स को अपना मसला जाके बताता है या कोई प्रॉब्लम उसको आए तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा। तो ये बच्चा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स बाहर से आते हैं तो एक नॉर्मल बच्चा उनको वेलकम करेगा, ग्रीट करेगा, लेकिन ये बच्चा ना ही उनको वेलकम कर पाएगा, ना ही उसी तरह से उनको खुश आमदीद कह पाएगा जैसा बच्चा करता है। हमारे बच्चे अपने रिश्तेदारों से, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से उस तरह से नहीं मिलते जैसा कि एक नॉर्मल बच्चा मिलता है। ये अलग थलग रहना पसंद करते हैं। दूसरा जो मेन सिम्टम इनमें है कि ये एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। इनके रिपीटिटिव बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटिज़म वाला बच्चा एक ही टॉय से खेलेगा और उसके साथ एक ही तरीके से खेलेगा। अगर हम एक कार ले लेते हैं, वो बच्चा एक कार का एक टायर ले लेगा और सारा दिन उसी को घुमाता रहेगा। तो क्या है? रिपीटिटिव बिहेवियर है, बार बार उसी चीज़ को दोहराना। एक डोर को बार बार ओपन करेगा, क्लोज़ करेगा, ओपन करेगा, क्लोज़ करेगा। इसी तरह लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना भी ऑटिज़म के बच्चों की एक एग्जांपल हो सकती है। ऑटिज़म के बच्चों की जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती है या जिस्मानी मूवमेंट्स होती है, वो भी रिपीटिटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटिज़म के बच्चों में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, जैसे हैंड फ्लपिंग करना, अपने हाथों को ऐसे ऐसे हर वक्त हिलाते रहना। इसी तरह की इनकी रूटीन बहुत रिजिड और स्पेसिफ़िक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको स्पेसिफ़िक खाना पसंद होता है और एक ही चीज़ को बार बार खाते हैं। इनको कोई चेंज, अगर रूटीन में इनकी चेंज आ जाए तो उससे भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि अगर ऑटिज़म के बच्चे को आप एक रूट से स्कूल लेके जाते हैं और अगर आपने कभी वो रूट चेंज कर लिया तो वो उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे वो गुस्सा भी हो सकता है, उसमें चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, एंग्री हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डायग्नोज करते हैं जब बच्चा 3 साल का हो जाए, तो तब उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है। उससे पहले उसको डायग्नोसिस नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर हम ये डिफ्रेंशिएट करें कि ऑटिज़म या दूसरे डिसऑर्डर में क्या कॉमॉर्बिडिटी है, तो हम ये बात करेंगे कि जो स्क्रीन प्ले टाइम है बच्चों का आजकल बहुत ज़्यादा है। जैसे मोबाइल देखना, टीवी यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ादर हैं, वो सारा दिन बाहर रहते हैं और मदर जो हैं वो घर के काम में बिज़ी रहती हैं और उसका कोई सिबलिंग नहीं है, तो वो बच्चे को मोबाइल दे देंगे और सारा दिन वो उसी मोबाइल के साथ लगा रहेगा। तो अब ये है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हियरिंग और दूसरी है लिसनिंग। हियरिंग जो है वो आप अपने कानों से सुनते हैं और जो लिसनिंग है वो आपका ब्रेन फंक्शनिंग करता है, तो फिर आप लिसन करते हैं। तो अब अगर हम बच्चों की बात करें जो कि जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स मोस्टली ये प्रॉब्लम लेके आते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास कि मैम इसका ये है कि अगर हम इसको बुलाएंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन अगर मोबाइल है उस पर कोई पोएम लगा देंगे और हम उसको छुपा देंगे तो वो वहाँ से जाके ढूंढ लेगा। अब बात यह है कि बच्चों की जो लिसनिंग एबिलिटी है वो डेवलप किसके साथ हुई है? मोबाइल के साथ। तो अब जब आप मोबाइल लगाएंगे तो बच्चे की जो लिसनिंग एबिलिटी है उसके साथ डेवलप हुई है, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन इतना कम है कि वो उसकी पेरेंट्स के साथ हियरिंग वाली
अफेक्शन तो है, लेकिन इस तरह से वो लिसनिंग वाला जो है वो उसका मोबाइल के साथ डेवलप हुआ है। तो जब ह्यूमन इंटरेक्शन ही इतना कम है, आप बच्चे को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल बच्चों में भी हो सकती है। तो डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑटिज़म के बच्चे की बात करते हैं तो उसमें ये है कि उसमें स्पीच डिसऑर्डर जो है ना वो शुरू से ही आता है, लाइक 1.5 to 2 years से स्टार्ट हो जाता है। और साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे ट्रीट करते हैं हम इसको भी देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उन स्क्रीन प्ले टाइम बच्चों की जो इंडिपेंडेंटली इस वजह से प्रॉब्लम है कि उनको नॉर्मल बच्चा है जिसका स्क्रीन प्ले टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो ये है कि उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन की जाती है कि आप इसका स्क्रीन प्ले टाइम कम करें और इसको प्रॉपर कंसंट्रेशन दें। अगर उसको स्पीच का प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ प्रेफर किया जाता है, ताकि उसके स्पीच में या लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो स्क्रीन प्ले टाइम में नॉर्मल बच्चा जो जिस टाइम में उसने बोलना शुरू करना है, क्रॉलिंग स्टार्ट करनी है, जो भी उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, अगर नहीं कर पाता तो यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि क्या ये स्क्रीन प्ले टाइम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है या ये वाकई ऑटिज़म है। क्योंकि ऑटिज़म का बच्चा 1.5-2 साल से अपने प्रॉब्लम्स उसको मतलब उसके पेरेंट्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। वो लेके तो इसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि इसको जो है ये बोल नहीं पाता, लेकिन उसमें और भी प्रॉब्लम्स जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया, सेम रिजिड पैटर्न हो गया, उसके बाद हैंड फ्लैपिंग हो गया या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ऑटिज़म की क्या वजूहात हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। वजूहात की अगर बात करें तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है। जेनेटिक में अगर कज़न मैरिजेस हुई है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑटिज़म में। अगर उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लेट हैं तो इट मीन्स कि ये आगे जाके सस्पेक्ट करता है ऑटिज़म हो सकता है। मदर को अगर प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ हैं या कोई मेडिसिन्स उसने ली हैं तो भी ऑटिज़म हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बच्चा है जिसको कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके बच्चे में भी इसी वजह से ये प्रॉब्लम। रिसर्च से ये बात साबित हुई कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ऑटिज़म बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है। इलाज की बात करें तो ये जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपके पास कंडक्ट डिसऑर्डर आता है, ADHD है और कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर या इवन ऑटिज़म डिसऑर्डर, ये एज के साथ साथ कम हो जाते हैं। कुछ लोगों में 100% ठीक हो जाता है, कुछ में 80 और कुछ में 50% कम हो जाता है। लेकिन इसका इलाज ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल है, इसमें साइकोफार्माकोलॉजी का कोई रोल नहीं है। मेडिसिन के ज़रिए बच्चों को ट्रीट नहीं किया जाता। साइकोलॉजिकल में इसको डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं पेरेंट्स को और उनके बच्चों को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चे अगर क्ल्यू नहीं ले पाते, कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाते, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। उनके बिहेवियर इशूज़ पे काम किया जाता है कि उनको टास्क दिए जाते हैं जिस पे वो टास्क उसने उसके अलावा एंगर है, इरिटेबिलिटी है, या अगर उनको सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं। और कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम है, आपने स्कूल में कैसे बात करनी है, आपने घर में कैसे कम्युनिकेट करना है। आजकल बहुत ज़्यादा वर्चुअल गेम्स भी आ गई हैं, बच्चे वो वर्चुअल गेम्स देख के भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो ये है कि इसका इलाज मुमकिन है, पेरेंट्स को इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट अगर आप इसको पूरी एफर्ट देंगे अपने बच्चों को और उनको ज़्यादा केयर और कंसंट्रेशन करेंगे और टाइमली उनका डायग्नोसिस हो जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।